से बताने के लिए जा रहे हैं कोशिका के बारे में। कोशिका सबसे सजीव अथवा जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि कोशिका के बारे में कहा गया है कि शरीर के जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, तो यानी कि सेल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। सेल के बारे में जानेंगे। सेल के बारे में जानेंगे सबसे पहले हम। सेल में जो होता है, सेल को बोला गया है संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सेल के बारे में बताया गया है। तो इस सबसे पहली बात है कि कोई भी सजीव का निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि सेल का ज़रूरत होता है। अगर सेल अगर नहीं बनेगा तो मानव का निर्माण संभव इस पृथ्वी पर नहीं है। संसार में जो है मानव के लिए या जितने भी जीवा जंतु हैं, चाहे पेड़ पौधा हो या जीव जंतु है, वह सेल से मेड अप है। आगे हम जो सेल थ्योरी बताएंगे उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका द्रव से बनी संरचना होती है और इस द्रव में कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। एकदम सही बात है। मानव के जो शरीर है उसमें कार्बनिक की बात किया जाए तो 19% कार्बन है। कार्बनिक ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और अगर कार्बनिक की बात किया जाए तो 81% अकार्बनिक है हमारे शरीर में, यानी कि जल है, H2O है, यानी कि जल हमारे शरीर में, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ है। H2 अकार्बनिक पदार्थ है। इसी चीज़ को बताया गया है। तो यानी कि इस चीज़ को अगर मानव के शरीर में किस रेशियो में कार्बनिक और कार्बनिक पाया जाता है तो सीधी सिंपल सी बात रखेंगे क्या, यहाँ पे 81:19 रखेंगे। अब कह रहा है कि सजीव के कोशिका एक समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। सजीव की कोशिका एक समान बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखना चाहेंगे तो इस चीज़ को, जैसे कि हमारे लंग्स में जो कोशिका है, जो हमारी पुतली में जो कोशिका है, तो पुतली में एक अलग प्रकार की मुलायम कोशिका है। अब तलवा का कोशिका मिला लीजिए, हाथ का कोशिका मिला लीजिए, तो हाथ का कोशिका आपको पतला हो जाएगा और तलवा का कोशिका जो है मोटा है चमड़ी। तो इसलिए शरीर के हर अंग में एक समान की कोशिका नहीं रहती है। जो पुतली में जो कोशिका है वो हमारे हाथ में वो कोशिका नहीं है, क्योंकि पुतली की कोशिका बहुत ही मुलायम प्रकार की कोशिका से बना हुआ हमारे आँख यानी पुतली है। तो सबसे पहली बात है, अलग अलग सजीव में कोशिका के आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे में काफ़ी भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब सिंपल सी बात है, इस चीज़ को हम देखना चाहेंगे। हम दूसरा स्लाइड लेना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हम आगे टेक्निकल में हमको इसमें जो है थोड़ा सा सिस्टम चलाने के लिए बहुत कम आ रहा है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब इस बात को हम देखते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आगे हम बताते हैं इसी पे। अब आगे हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कह रहा है
कि यहाँ पे अलग अलग सजीव के कोशिका आकार, स्वरूप तथा संख्या में एक दूसरे से काफी भिन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारी पुतली की कोशिका है, जो हमारी पुतली की कोशिका है, जो हमारी पुतली की कोशिका है, पुतली की कोशिका है, कोशिका है वो हाथ के कोशिका से भिन्न है। कोशिका हाथ के कोशिका से भिन्न है, भिन्न है। यानी कि यहाँ इक्वल टू नोट कर सकते हैं, पुतली के कोशिका नोट इक्वल टू हाथ के कोशिका, हाथ के कोशिका लिख सकते हैं ऐसे, हाथ के कोशिका लिख सकते हैं। जब इक्वल टू नोट लगा दिए तो पुतली के कोशिका बराबर हाथ के कोशिका नहीं हो सकता है, क्योंकि पुतली में जो होता है एक मुलायम प्रकार के कोशिका होता है, तो हाथ में जो होता है वो एक अलग प्रकार के कोशिका से बना हुआ है। इसलिए हम इस चीज को अच्छे प्रकार से समझते हैं। अब सबसे पहली बात है कि एक चीज दिया है कि संसार, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की बात आता है। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, मतलब संसार का सबसे छोटा कोशिका अगर आप देखिएगा, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। अब संसार की सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो मस्तिष्क के सेरिबेलम का गिनवल कोशिका होता है, ये याद रखेंगे आप। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अगर बात करते हैं, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, सिंपल सी बात है कि यह फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में होता है, ये चीज याद रखेंगे। फीमेल में अंडाणु बनता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की यहीं पर बात किया जाए तो यह न्यूरॉन है। अब आगे हम बता रहे हैं आपको कि कोशिका सेल का आकार एवं आकृति कैसी होगी, यह कोशिका के कार्य पर निर्भर करता है। अर्थात अलग अलग कार्य करने वाली कोशिका के आकार आकृति एक दूसरे से भिन्न होती है। सिंपल सी बात है कि आपका जो लंग्स है उसका काम करना एक अलग चीज है, उसकी कोशिका एक अलग है। आंख की पुतली जो है उसमें कोशिका एक अलग है। हाथ में जो कोशिका है उसका एक अलग कोशिका है। पैर में जो कोशिका है वो एक अलग कोशिका है। इस प्रकार की बात को यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलती रहती है, अमीबा और मनुष्य में WBC। अब जो होता है सेल में कुछ कोशिका ऐसा होता है जो कि अपना आकार बदलता है, वह एक है आकार जो परिवर्तन करता है, आकार परिवर्तन, आकार परिवर्तन जो करता है वो दो है, एक है अमीबा और दूसरा आपका आ जाता है मानव के WBC, मानव के WBC जो ब्लड ग्रुप है, ये मानव के WBC आते हैं। अब आगे हम जब चलेंगे, सभी कोशिका में कोशिका एक संख्या भी, सभी कोशिका में कोशिका की संख्या भी एक समान नहीं होती है। कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव को दो समूह में रखा गया है। बिल्कुल सही बात है। इस चीज को अगर आप समझना चाहेंगे, समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये लाइन क्या कह रहा है। सजीव जो होता है दो तरह के कोशिका से मिलकर के बना होता है। सजीव कितने तरह की कोशिका से मिलकर के बना होता है? दो तरह की कोशिका से। सजीव, सॉरी एक मिनट, सजीव दो तरह के कोशिका से मिलकर के बना होता है। जो एक होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय,
एक कोशिकीय, एक होता है बहुकोशिकीय। अब सिंपल सी बात है कि सजीव दो तरह के कोशिका से मिलकर के बना होता है। अब ये जो एक कोशिकीय जो कोशिका से मिलकर के बना होता है, एक कोशिकीय के मतलब है जिसका शरीर, जिस जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है वह एक कोशिकीय है। जिसका शरीर बहुकोशिका से मिलकर के बना हुआ है वह बहुकोशिकीय है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे एक कोशिकीय में जो आता है वो आपको आ जाता है जीवाणु, जीवाणु आ जाता है, प्रोटोजोआ आ जाता है, इत्यादि आते हैं। अब बहुकोशिकीय में जितने भी देख रहे हैं कि एक से अधिक कोशिका से मिलकर के जो बना हुआ है वह बहुकोशिकीय है। तो हम लोगों के मानव का शरीर क्या है, आपको सिंपल सी बात है, मानव के शरीर की बात करेंगे आप, मानव के शरीर की बात करेंगे तो ये बिल्कुल ही बहुकोशिकीय से मिलकर के बना हुआ है, बहुकोशिकीय से मिलकर के बना हुआ है, बना हुआ है। ये बहुकोशिका से मिलकर के बना हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि एक कोशिकीय की बात अगर आप करते हैं तो जब जीव के शरीर केवल एक ही कोशिका से निर्मित होता है वह एक कोशिका जीव कहलाते हैं। पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। ये जीव आंखों में से दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इन्हें देखने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। उदाहरण के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जीवाणु को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा। अब मल्टी सेलुलर की बात आता है तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है, इन जीवों के शरीर अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। ऑलरेडी पहले बता दिए हैं, एक या अधिक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। आगे अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, सभी देखने वाले सजीव आते हैं जिसको हम देख पाते हैं, मानव, मानव, कुत्ता, बिल्ली, चूहा इत्यादि। ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। विभिन्न सजीव में कोशिका की संख्या कितनी होगी यह सजीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। शरीर के आकार पर, शरीर का आकार जितना बड़ा होगा उतना कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा गंभीरता से। चलिए इस चीज को समझते हैं, ये लाइन क्या कह रहा है, ये लाइन क्या कह रहा है। ये लाइन का कहने का अर्थ है कि जिसका शरीर जितना बड़ा होगा, जिसका शरीर जितना बड़ा होगा उसका कोशिका, उसमें कोशिका की संख्या उतनी ही अधिक होगी। तो ये चीज कह रहा है। सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए एक बच्चा का हम कंपेरिजन करते हैं, जो बच्चा का कंपेरिजन अगर जवान व्यक्ति से हम कर दें, बच्चा का कंपेरिजन अगर हम युवा से कर देते हैं तो स्वतः कहेंगे कि बच्चा का वेट जो होता है 3 kg जन्म के समय होता है, और युवा का कितना वजन होता है, 50 kg, मिनिमम 50 kg होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें वजन जितना होगा उसमें सेलों की संख्या उतनी अधिक होगी, जिसमें जितना वजन होगा उसमें सेलों की संख्या उतनी अधिक माना जाएगा। सिंपल सी बात है, इस चीज को देखिए थोड़ा सा गंभीर रूप से। अब देख लीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा, बच्चा जो हो जाएगा 3 kg और 50 kg में क्या हो जाएगा, 50 kg में सेल की संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा।
सेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। जिसमें वजन जितना होगा ज़्यादा, उसमें सेलों की संख्या यानी सेलों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। सिंपल सी बात है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मनुष्य का कंपेरिजन कर देते हैं हम हाथी से। अब बताइए वजन किसमें ज्यादा होगा, किसमें भार ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य विशेष से एक्सेस अगर मान लीजिए तो 60 kg मान लेते हैं, लेट डिफाइन। अगर 60 kg हाथी यहीं पर अगर मानते हैं तो कितना, हाथी अगर मान लेते हैं 1000 kg मान लेते हैं, मान लीजिए सिंपल सी बात है 1000 kg। तो सिंपल सी बात है कि जिसमें वजन जितना ज़्यादा होगा उसमें सेलों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ये वजन पर सेलों की संख्या डिपेंड करता है कि वजन आखिर कितना है। अब ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 60 kg यानी 1000, यानी कि हाथी में क्या हो जाएगा, सेलों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा। हाथी में सेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है। ये लाइन इतनी चीज विस्तृत को जानकारी देता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के, आगे हम बढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज आता है, 1590 की समय 1590 के समय आता है। उसमें एक वैज्ञानिक हुए एच जेनसन। ये माइक्रोस्कोप का खोज किया और इसके साथ कोशिका के अध्ययन भी किए। और ये एच जेनसन और जेड जेनसन नाम के एक वैज्ञानिक हुए जो कोशिका के खोजने के मार्ग को प्रशस्त किया। इस चीज को समझना जरूरी होता है। अब 1590 ईस्वी में मतलब कोशिका की छोटी सी स्थिति को जानने के लिए एक मार्ग खुला, सिर्फ अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब देख लीजिए कि 1590 और 1665 की बात है। 1590 और 1665 यानी कि 75 साल तक कोशिका के बारे में कोई वैज्ञानिक सोचने तक का भी हिम्मत नहीं किया कि आखिर कोशिका भी कुछ होता है। लेकिन 1665 में एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की और कोशिका के नामकरण भी रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। यानी कि 75 साल बाद एक धमाका किया ये रॉबर्ट हुक ने कि कोशिका के बारे में एक मृत कोशिका की खोज निकाला और कोर कैम्बियन के छाल से। अब सिंपल सी बात है कि कोशिका जो होता है, कोशिका के मतलब क्या होता है, सेल। सेल के बारे में कर रहे हैं तो लेटिन भाषा में सेल को लेटिन
लैटिन भाषा में छोटा कमरा बोला जाता है। छोटा कमरा, कमरा बोला जाता है, याद रखेंगे। सेल को लैटिन भाषा में छोटा कमरा बोला जाता है, यानी कोशिका लैटिन शब्द में से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा कमरा। लैटिन शब्द यानी कि ब्रिटेन में, यानी कि ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे सेल शब्द जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया मृत कोशिका में, तो एक लैटिन शब्द का उपयोग किया सेल, और सेल वहां उस चीज को बोला जाता था जो कि छोटा कमरा होते थे, जो कि छोटा कमरा होते थे। अब आगे हम बात करेंगे इस चीज को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कौर पेड़ की छाल के टुकड़े से किया, ऑलरेडी बता दिए। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया कोशिका मृत कोशिका था, जीवित कोशिका नहीं थे, मृत कोशिका थे। अब आगे बात करते हैं 1683 की, आगे बात कर रहे हैं हम 1683 के। तो 1683 में लुबेन हुक, थोड़ा सा 1683 की बात करते हैं। लुबेन हुक द्वारा सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज लुबेन हुक ने पहले की तुलना में उन्नत माइक्रोस्कोप द्वारा जीवित कोशिका के रूप में जीवाणु, प्रोटोजोआ, आरबीसी की खोज किया। अब अगर आपको कह दे कि आरबीसी का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, प्रोटोजोआ की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो ये जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो लुबेन हुक साहब आएंगे। कौन आएंगे? लुबेन हुक साहब आएंगे। आगे हम बढ़ते हैं तो 1831 के समय है। 1831 के समय जब रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक आए, तो वो ने बताए कि कोशिका के मध्य एक गोल संरचना होता है। ये ने देखा कि कोशिका के मध्य में, यानी कि मिडिल पॉइंट पे एक गोल नामक संरचना है, और संरचना जैसे देखा और यह क्या बोला, उसको न्यूक्लियस, क्या बोला? न्यूक्लियस। उसको क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। तो यानी कि क्या बोल दिए वो? न्यूक्लियस बोल दिए, यानी केंद्रक बोले। क्या बोले? केंद्रक। 1838 और 39 में दो वैज्ञानिक आते हैं जिसका नाम होता है स्वॉन और स्लाइडेन। ये ने सेल थ्योरी देने का काम किए, यानी कि जेकब स्लाइडेन और स्वॉन कोशिका के मतवाद पर सेल थ्योरी प्रस्तुत किए, और जिसके बाद यह स्पष्ट हो पाया कि प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिका से निर्मित है। प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं के द्वारा निर्मित है। ये स्पष्टीकरण करने का काम हमारे स्वॉन साहब और स्लाइडेन साहब के द्वारा किया गया। इससे पहले कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाए कि हम लोगों के शरीर किस चीज से बना हुआ है, लेकिन ये दोनों वैज्ञानिक जब आए तो ये बताए कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, सभी के शरीर एक सेल से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और इनके थ्योरी, ये क्या कहे थ्योरी में स्लाइडेन और स्वॉन के प्रस्तुत की गई मतवाद की प्रमुख बात है, प्रत्येक जीव का शरीर एक अथवा अनेक कोशिका से निर्मित होते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका अपने आप में एक स्वाधीन इकाई है, परंतु सब कोशिका मिलकर के काम करते हैं। मान लीजिए परिणाम स्वरूप एक जीव के निर्माण होता है। जब सब कोशिका मिलकर के काम करते हैं तो उसके फलस्वरूप जो रिजल्ट आता है वो एक जीव का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है। और कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से हो उसमें कोशिका के केंद्रक मुख्य भूमिका अदा करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि कोशिका जिस चीज से उत्पन्न होते हैं उसमें मुख्य भूमिका, यानी मुखिया का काम हमारे कौन कर रहे हैं? केंद्रक कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? केंद्रक। अब लेकिन 18
39 में पुरकिंजे साहब को भी नहीं रहा गया, तो ये भी कुछ बात बोले कोशिका के बारे में। पुरकिंजे साहब के कि कोशिका में पाए जाने वाले अर्ध तरल और दानेदार पदार्थ को जीव द्रव बोल दिया। ये ने पुरकिंजे साहब क्या बोले कि जो अर्ध तरल और दानेदार पदार्थ हैं वह क्या है, वह एक प्रोटोप्लाज्म है। क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन 1846 में पुरकिंजे के बाद एक वॉन मॉल साहब आए और ये कोशिका में पाए जाने वाले जीव द्रव के खोज भी करने का काम किए। 1855 में रोडोल्फ विर्चू ने आया और ये पता लगाया कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप होता है। ये ने कुछ कमाल की बात किया है। अब ये क्या कमाल की बात किया है, तो ये बताए कि जो ऑलरेडी हमारे पास कोशिका है उसी से विभाजन हो करके नई कोशिका का जन्म हुआ है। अब 1861 की बात हम कर लेते हैं। तो मैक्सुल्ज ने कोशिका के जीव द्रव का एक पिंड बताया और उसका यह मत था कि प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहलाया। यानी कि मैक्सुल्ज अपने एक मतलब मत दिए और बताए कि कोशिका जीव द्रव का एक पिंड है, एक क्या है, पिंड है। लेकिन नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया और इसके बाद कोशिका के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। काफी तीव्र गति से अनुसंधान होने लगा। इस चीज को याद रखिएगा। कोशिका की संरचना की बात करते हैं। कोशिका की संरचना की बात करते हैं तो कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। सेल की बात कर लेते हैं तो दो हिस्सों में बांटा गया है। इसी सेल में समझा देते हैं। एक को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और दूसरे को बोलते हैं केंद्रक, जीवद्रव। दूसरे को क्या बोलते हैं? जीवद्रव। क्या बोलते हैं? जीवद्रव। दूसरे को बोलते हैं जीवद्रव। अब आगे चल के क्या होता है, जीवद्रव को भी दो पुत्र की प्राप्ति होता है। जीवद्रव को भी दो पुत्र की प्राप्ति होता है। एक पुत्र का नाम होता है कोशिका द्रव। एक पुत्र का नाम क्या होता है? कोशिका द्रव। और दूसरा पुत्र का नाम होता है केंद्रक। दूसरा पुत्र का नाम क्या होता है? केंद्रक। एक पुत्र का नाम है कोशिका द्रव, दूसरा का नाम है केंद्रक। दूसरा का नाम है केंद्रक। सिंपल सी बात है। अब ध्यान देने की बात यहां पर ये आ रही है कि आगे चल के जीवद्रव यानी कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाए जाते हैं। लेकिन कोशिका द्रव को भी दो पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। तो कोशिका द्रव के दो पुत्र की प्राप्ति जो हुआ, एक है जीवद्रव। अब सिंपल सी बात है, कोशिका द्रव में थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। कोशिका को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। कोशिका झिल्ली, जो पौधे में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति, और जीवद्रव। जीवद्रव को पुनः दो हिस्सों में विभक्त किया गया है, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव में ढेर सारी रचनाएं पाई जाती है जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीवद्रव रचना, एक होते हैं मेटाप्लास्ट यानी कि निर्जीव। अब सिंपल सी बात है, एक को लिखते हैं जीवद्रव रचना। जीवद्रव रीस्टार्टिंग हो गया सर। एक बार पहले ही इन्फॉर्म किया था हमको रीस्टार्टिंग के लिए। नहीं, वो तो बहुत देर पहले की बात है। उसको बंद कर लीजिए सर।